नमस्कार। कचहरी लग चुकी है। आपके साथ इस वक्त मैं आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, ईरान की खबर सबसे पहले, क्योंकि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दुनिया भर के लोग तेहरान आने लगे हैं, लेकिन सवाल है क्या मुस्तफा खामनेई पिता के जनाजे में शरीक होंगे, शामिल होंगे? पहली पेशी में देखेंगे सुप्रीम लीडर का अदृश्य। और आज आपको दिल्ली की सड़कों पर भी हम लिए चलेंगे, जहां रॉन्ग साइड जाना ही नया ट्रेंड बनता नजर आता है। लाखों चालान कट चुके हैं, 2000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन सवाल है दिल्ली कब सुधरेगी? बात इस पर जरूर करेंगे। आज उस चाइनीज ऐप की भी हम बात करेंगे जिसके ऑन होते ही सड़कों पर चलने वाले ई रिक्शा बंद होते नजर आए। ई रिक्शा पर चीन कैसे बैठा और सरकार ने क्या एक्शन लिया, इस पर भी हम कचहरी लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी ईरानी सुप्रीम लीडर पर सुपर सस्पेंस की। जब एक शव 120 दिनों तक दफन होने का इंतजार करे तो वो सिर्फ एक जिस्म नहीं रह जाता, वो एक टाइम बम बन जाता है। 28 फरवरी 2026 को जब इजरायली और अमेरिकी विमानों ने तेहरान के सुप्रीम लीडर के सीक्रेट कंपाउंड पर बम बरसाए थे, तब सिर्फ अयातुल्ला अली खामनेई की सांसें नहीं थमी थी, मिडिल ईस्ट का भूगोल हिल गया। हमारे यहां रवायत है कि जब घर से कोई दुनिया छोड़कर जाता है तो शोक में घर का चूल्हा तक नहीं जलता, लेकिन जब शिया जगत का सबसे बड़ा रहबर चला जाए तो उस पूरे देश का चूल्हा बुझ जाता है। ईरान में अगले 5 दिनों के लिए जिंदगी पूरी तरह थम गई है। जिस मुल्क में मातम की आग 4 महीने से सुलग रही थी, वहां आज उस ताबूत को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में लाया। अयातुल्ला के आखिरी दर्शन के लिए जो आया वो गमज़ा था। वो चीखे, ये आंसू और हवा में तैरता भारी पर। यह मंजर गवाही दे रहा है कि एक रहबर की विदाई क्या होती है, क्योंकि ठीक सामने रहबर की आखिरी याद के तौर पर उनके सिर पर बंधने वाला काले रंग का अमामा था और गले में पहनने वाला अबा था। लेकिन इस महाजनाजे की शुरुआत पारंपरिक तरीके से नहीं हुई। ईरान की मीडिया से आई खबर ने सबको चौंका दिया। अंतिम यात्रा से ठीक पहले खामनेई के ताबूत को सीक्रेट जगह पर लेकर जाया गया, जहां 4 महीने पहले वो मारे गए थे। शिया रवायत में शहादत को सबसे ऊंचा दर्जा हासिल है, इसलिए उस ग्राउंड जीरो पर ले जाकर उनके लहू को सजदा किया गया। और तभी कैमरों की फ्लैश चमकी और जंग की शुरुआत के बाद पहली बार रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के चीफ अहमद वाहिदी दुनिया के सामने आए। वो वाहिदी जो महीनों से अंडरग्राउंड थे, घुटनों के बल खामनेई के ताबूत के सामने सिर झुकाए खड़े थे। यह तस्वीर बताती है कि ईरान इस विदाई को अपनी सबसे बड़ी ताकत का प्रदर्शन बनाना चाहता है। हम उनसे कभी अलग नहीं होंगे। वो हमारे दिलों, हमारी आत्माओं और हमारे वजूद में बसते हैं। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हम सभी के लिए, हमारे प्यारे ईरान के लिए और हमारे देश के लिए। हम उनसे कभी जुदा नहीं होंगे। हम उनके साथ एक होकर रहेंगे। उन्हें ये जानना चाहिए कि शहीद इमाम का पाक खून दुनिया भर में प्यारे इस्लाम की जीतों में एक और अहम मोड़ लाएगा और इस देश और उसकी अटूट भावना में एक जबरदस्त और स्थायी लहर पैदा करेगा। वाहिदी कैमरे के सामने आए, लेकिन लोगों की नजर उस शख्स को ढूंढ रही थी जो ईरान का नया लीडर है, खामनेई का वारिस है। अयातुल्ला की मौत के बाद ईरान अनाथ नहीं है। 8 मार्च को ही उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया था, जिसे दुनिया कल तक शैडो प्रिंस कहती थी। वो आज ईरान के सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा है। लेकिन इतिहास का सबसे क्रूर मजाक देखिए, आज मुस्तफा सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, वो एक ऐसे अभागे बेटे भी हैं जो चाहकर भी अपने ही पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो सकते। ईरान की खुफिया एजेंसियों ने साफ कह दिया है कि मोसाद की मिसाइलें और इजराइल के किलर ड्रोन्स मुस्तफा की ताक में हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर पहले ही कह चुके हैं कि अगला नंबर मुस्तफा का है।
अगर ईरान समझौते को लागू होने से रोकने के लिए इजराइल पर हमला करने की कोशिश करता है तो हम पूरी ताकत से उसका जवाब देंगे और दिखा देंगे कि हमारे बीच कितनी बड़ी ताकत का अंतर है। असली परीक्षा समझौते को लागू करने में होगी और आगे कई और चुनौतियां आ सकती हैं। प्रधानमंत्री और मैंने आईडीएफ को सुरक्षा क्षेत्र में लंबे समय तक रहने की तैयारी करने का निर्देश दिया है। ग्रैंड मस्जिद में 5 ताबूत एक साथ रखे हैं। अयातुल्ला खामनेई के साथ उनकी बेटी, बहू, पोते और दामाद। मंच पर आखिरी निशानियों के दीदार हो रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियां कह रहे हैं कि ये अंत नहीं है, नए अध्याय की शुरुआत है। ईरानी फौज कहती है इस जनाजे की गूंज से दुनिया को हमारे बदले की आवाज सुनाई देनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इस शहादत के बाद हमारा हौसला और मजबूत हुआ है और ज्यादा मजबूत इरादे के साथ हम अपने दुश्मनों को बताना चाहते हैं कि हम अपने सुप्रीम लीडर और शहीद हुए बाकी लोगों की मौत का बदला जरूर लेंगे। सोचिए, इतनी भारी भीड़, 30 देशों के वीआईपी डेलीगेट्स, भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन खुद तेहरान में मौजूद हैं, लेकिन वो बेटा गायब है। यानी जो शख्स पूरे ईरान की कमान संभाल रहा है, हो सकता है वो इस वक्त किसी अज्ञात बंकर में जमीन से सैकड़ों फीट नीचे बने एक कंक्रीट के कमरे में टीवी स्क्रीन पर अपने पिता के ताबूत को देख रहा हो, रो रहा होगा। एक ऐसा सुप्रीम लीडर जो रो भी रहा है तो छुपकर, जिसके आंसू भी मोसाद की रडार पर है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि तेहरान के इस ग्रैंड मुसल्ला परिसर में करीब 2 करोड़ लोग जुटेंगे। ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने इसे ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ कहा है। लेकिन जब भी ईरान में किसी सुप्रीम लीडर का जनाजा निकलता है तो दुनिया के हाथ पैर कांप जाते हैं। या हुसैन। अब याद कीजिए जून 1989, जब ईरान के पहले सुप्रीम लीडर और इस्लामिक क्रांति के जनक अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी का जनाजा निकला था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है कि वह इतिहास का ऐसा जनाजा था जिसमें किसी देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा सड़कों पर उतर आया था। लेकिन वो विदाई एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो गई थी। रोती बिलखती लाखों की भीड़ ने मिलिट्री के बैरिकेड्स तोड़ डाले थे। बेकाबू भीड़ ने खुमैनी के लकड़ी के ताबूत का ढक्कन उखाड़ फेंका और उनके कफन को फाड़ते हुए उनकी लाश को धूल भरी जमीन पर खींच लिया। उनके पैर नंगे हो चुके थे। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स गोलियां चला रहे थे, लेकिन भीड़ के आगे लाचार थे, बेबस थे। आखिरकार शव को पूरी तरह शत विक्षत होने से बचाने के लिए एक सरकारी हेलीकॉप्टर को ठीक भीड़ के ऊपर मंडराना था। गार्ड्स ने जैसे तैसे लाश को वापस एक कच्चे बक्से में डाला और हेलीकॉप्टर के अंदर खींचकर हवा में उड़ गए। उस भगदड़ में 8 लोग कुचलकर मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गए। आज 2026 में जब अली खामनेई की विदाई हो रही है तो डर वही है, भीड़ उससे भी दोगुनी है। तभी तो तेहरान से लेकर कोम और मशहद तक चप्पे चप्पे पर फौज तैनात है, क्योंकि ये यात्रा तेहरान से शुरू होकर कोम जाएगी, फिर सरहद पार इराक के नजफ और करबला के पवित्र हरमों में माथा टेकेगी और 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा शाइन में जाकर मुकम्मल होगी। हमें उम्मीद है कि विदाई और अंतिम संस्कार के जुलूस के लिए तेहरान में 1.5 से 2 करोड़ लोग मौजूद होंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम अपनी पूरी क्षमता से सेवा करेंगे और देश भर से आए अपने प्रिय मेहमानों की मेजबानी करेंगे। जब तक ये लोग जिन्हें ऊपर वाले ने चुना है ये मैदान में डटे रहेंगे, हम निश्चित रूप से अपमान को न कहने की उसी नीति को जारी रखेंगे जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ने शुरू किया था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि शिया मान्यताओं में तो मौत के तुरंत बाद दफन करने का नियम है या रिवाज है, फिर चाहे 4 महीने तक अयातुल्ला और उनके साथ मारे गए उनकी बेटी, बहू, पोते और दामाद के शवों को कैसे संभाला गया। जंग की मजबूरी की वजह से इन 5 शवों को मिलिट्री ग्रेड कोल्ड स्टोरेज में केमिकल प्रिजर्वेशन के जरिए सुरक्षित रखा गया और अब धार्मिक रवायतों के तहत उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो रही है। शिया इस्लामिक कानूनों के मुताबिक इसके 5 कड़े चरण होते हैं। पहले गुस्ल यानी शव को 3 बार पवित्र पानी से नहलाया जाता है, पहले बेरी के पत्तों वाले पानी से, फिर कपूर के पानी से और आखिर में शुद्ध पानी से। इसके बाद तहनीत होता है, जहां उनके सजदे के साथ अंगों, माथे, हथेलियों, घुटनों और पैर के अंगूठों पर कपूर का पाउडर लगाया जाता है। फिर
तकफीन के तहत उन्हें 3 टुकड़ों के सफेद सूती कफन में लपेटा जाता है, जिस पर कुरान की आयतें लिखी होती हैं। और इसके बाद आता है सबसे बड़ा मोड़, सलात अल मय्यत, यानी वो सामूहिक नमाज जिसे परंपरा के मुताबिक सिर्फ उनका वारिस या उनका पियर ही पढ़ सकता है। और यहीं आकर यह पूरा मंजर एक सस्पेंस थ्रिलर में बदल जाता है, क्योंकि 5 दिन के महामातम के बाद जब धूल थमेगी, आंसू सूखेंगे और ये 2 करोड़ लोग अपने घरों को लौट जाएंगे, तब बंकर के अंधेरे में एक चेहरा इस मंजर को याद कर रहा होगा, मुस्तबा खामनेई, जिनके कंधों पर अपने पिता के जनाजे का बोझ तो है, लेकिन सुलगते हुए मुल्क का ऐसा बोझ भी है जो उन्हें जिंदगी भर चैन से सोने नहीं देगा। सवाल यही है, क्या वो कफन से लिपटे अपने पिता के कान में तलकीन यानी वो आखिरी सुरा फूकने आ पाएगा? क्या वो अपनी बंदूकों के साए से बाहर निकलकर अपने वालिद के चेहरे को मक्का की तरफ घुमा पाएगा? या फिर मोसाद के खौफ से एक सुप्रीम लीडर का अपनी आंखों के सामने से गुजर जाना इतिहास का सबसे बड़ा अदृश्यम बन जाएगा? देखना यही है कि नया शैडो प्रिंस ईरान के भविष्य की क्या स्क्रिप्ट लिखता है। सभ्यताएं तलवार से कम और लापरवाही से ज्यादा खत्म होती हैं। न जाने इतिहास से कुछ लोगों को ऐसा क्या बैर है कि कोई उस पर बम गिरा देता है, कोई तोप चला देता है, कोई बुलडोजर चला देता है और कोई संरक्षण के नाम पर इतिहास का चेहरा ही बदल देता है। कचहरी में अब जो फाइल हम खोल रहे हैं वो उसी सवाल की है जिसने पाकिस्तान को दुनिया के कटघरे में फिर से खड़ा कर दिया है। क्योंकि जिस तक्षशिला ने हजारों साल पहले पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, आज उसी तक्षशिला को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को को पाकिस्तान को चेतावनी देनी पड़ी। तक्षशिला आज पाकिस्तान में मौजूद एक पुरातत्व स्थल। ये कभी प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है, जहाँ दूर दूर के देशों से विद्यार्थी आते थे। 1वीं से 5वीं शताब्दी के बीच तक्षशिला ने अपने उत्कर्ष का दौर देखा। ये सिर्फ ईंट पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि कई सभ्यताओं का साक्षी है। बौद्ध, गांधार और भारतीय उपमहाद्वीप की कई परतें आज भी इस मिट्टी में दर्ज हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने यहाँ पर ऐसे पुनर्निर्माण के काम किए हैं जिससे इन स्थलों की मौलिकता और ऐतिहासिकता खतरे में पड़ गई है। मूल प्राचीन दीवारों को हटाकर नई दीवारें बनाई गई, कहीं दीवारों की ऊंचाई बढ़ा दी गई है। पुरानी और नई सामग्री में फर्क आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि पुराने पत्थर आकार में अनियमित हैं, जबकि नई निर्माण सामग्री चिकनी और एक समान आकार की दिखाई देती है। और ये दीवारें कोई आज की नहीं है, ये 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने तक्षशिला के मिट्टी पत्थरों में मौजूद इतिहास को संभालने की जगह उसे नया बना दिया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस इतिहास को बचा रहा है या उसे नया बनाकर उसका असली चेहरा मिटा रहा है? यूनेस्को का कहना है कि तक्षशिला के 2 अहम हिस्सों मोहरा मोराडू और सिरकप में संरक्षण के नाम पर ऐसी मरम्मत हुई जिससे उसकी सदियों पुरानी मूल संरचना की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर असर पड़ा है। क्षण का एक सिद्धांत है कि जो है हमें किसी भी जो प्राचीन जो स्मारक है उसके जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी प्रामाणिकता, उसको बनाए रखना होता है। उसको पुनर्निर्माण करने का एक्चुअली उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, प्रावधान है ही नहीं कि जो है हम उसको नया बना दें या कुछ को प्लास्टर कर दें या किसी का पुनर्निर्माण कर दें। ये एक्चुअली नहीं है और यूनेस्को की गाइडलाइन में भी है और पूरा दुनिया का जो संरक्षण का सिद्धांत है वो यही है। तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है, जिसमें मध्य पाषाण युग की एक गुफा और 4 शुरुआती बस्तियों, बौद्ध मठों, एक मस्जिद और एक मदरसे के पुरातत्व अवशेष शामिल हैं। यूनेस्को की वेबसाइट के मुताबिक तक्षशिला में बसी 4 जगहों के खंडर 5 से ज्यादा सदियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में शहरी विकास के पैटर्न को दिखाते हैं। तक्षशिला को साल 1980 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था, लेकिन उस विश्व धरोहर के ऊपर पाकिस्तान ने सीमेंट लगा दिया। और ये आलम तब है जब पाकिस्तान सरकार के मंत्री
पाकिस्तान के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की संतान बताने में फख्र महसूस कर रहे हैं। We are not merely discussing a treaty. We are discussing the lifeline of more than 240 million people of Pakistan. When we identify ourselves as Pakistanis, we ask a question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization. Our identification is that we are people based on the banks and tributaries of the mighty river Indus. तो जो लोग एक सभ्यता से खुद का नाता बताते हुए गर्व से सीना फुला रहे हैं, वही लोग 2500 साल पुरानी एक सभ्यता के नामो निशान और उसकी पहचान मिटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, पुरातत्व में रेस्टोरेशन और रिकंस्ट्रक्शन दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। रेस्टोरेशन का मतलब है जो बचा है उसे उसी रूप में सुरक्षित रखना, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन यानी जो खो गया उससे नया बनाना। और यही सबसे बड़ा विवाद है, क्योंकि अगर आज आप 2000 साल पुरानी दीवार पर नई दीवार खड़ी कर देंगे तो कल कोई कैसे तय करेगा कि असली इतिहास कौन सा था। इसलिए यूनेस्को का नियम कहता है, विरासत की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऑथेंटिसिटी यानी उसकी मौलिकता है। अगर वही खत्म हो गई तो इमारत तो बच जाएगी, लेकिन इतिहास मर जाएगा। तक्षशिला का महत्व ये है कि अयोध्या के पश्चात ये भारत में निर्मित किया गया भारत का सबसे बड़ा महानगर है, जिसकी स्थापना भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत ने की थी। तक्षशिला वो विश्वविद्यालय है जहां भारत के विश्वगुरु होने के सारे प्रमाण एक ही साथ एक ही जगह मिल जाते हैं। यहाँ जो एक्सकेवेशन हुई है तक्षशिला में, उसमें पाया गया है कि दुनिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब और बीकर जिनका बच्चे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए करते हैं, ये दोनों चीज़ें सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं पाई गई हैं तो वो तक्षशिला है। यहाँ बहुत ही एडवांस ग्लास इंडस्ट्री थी आज से करीब 2500-2600 साल पहले, और बहुत ही एडवांस्ड आयरन इंडस्ट्री थी। आयुर्वेद की चर्चा होती है तो आयुर्वेद के अपने समय के सबसे बड़े चिकित्सक, भगवान बुद्ध के चिकित्सक जीवक जो थे, वो उनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। और जो सुश्रुत के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहीं तक्षशिला की एक्सकेवेशन में पाए गए हैं। हजारों साल पुरानी दीवारों के ऊपर चिनाई कर देने पर जरा पाकिस्तान की दलील भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के आर्कियोलॉजी विभाग का कहना है कि हमने कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया, हम सिर्फ कंजर्वेशन कर रहे हैं। कमजोर हो चुकी संरचनाओं को गिरने से बचाया जा रहा है। यानी पाकिस्तान का कहना है हम इतिहास को बचा रहे हैं, बिगाड़ नहीं रहे। लेकिन सवाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया का है। क्या ऐतिहासिक धरोहरों को आज के इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड से ठीक किया जाए या उन्हें उसी हालत में बचाया जाए जिस हालत में इतिहास ने उन्हें छोड़ा है? क्योंकि अगर हर देश अपनी सुविधा से इतिहास को रीमॉडल करने लगे तो 100 साल बाद दुनिया में असली इतिहास बचेगा कितना? दिलचस्प बात यह है कि यूनेस्को ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, उसने पाकिस्तान से रिकॉर्ड मांगे हैं, मरम्मत से पहले और बाद की तस्वीर मांगी, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसकी लैब रिपोर्ट मांगी है, और साफ कहा है कि अगर तक्षशिला में ये बदलाव वापस नहीं लिए गए तो तक्षशिला को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर सूची में डाला जा सकता है। यहाँ तक कि उसका वर्ल्ड हेरिटेज दर्जा भी खतरे में पड़ सकता है। दरअसल इतिहास की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो कभी नया नहीं होता। उसकी कीमत उसकी उम्र में होती है, उसकी टूटी हुई दीवारों में होती है, उसके घिसे हुए पत्थरों में होती है। अगर हम उन पत्थरों को हटाकर नई चमचमाती दीवारें बना देंगे तो शायद इमारत सुंदर दिखे, लेकिन इतिहास नहीं बचेगा। और इसलिए तक्षशिला की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये पूरी दुनिया के सामने एक सवाल है। क्या हम अपनी विरासत को बचाना चाहते हैं या उसे इतना नया बना देना चाहते हैं कि उसकी पहचान ही खत्म हो जाए? क्योंकि इतिहास की मरम्मत की जा सकती है, लेकिन इतिहास दोबारा बनाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये इतिहास की बात है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की बात है। पहचान बनने में समय लगता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की ऐसी पहचान बनती जा रही है कि यहाँ सड़क पर लोगों का बर्ताव बड़ा ही अराजक किस्म का है। वो नियमों की लक्ष्मण रेखा को अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ते जाते हैं। आखिर दिल्ली एनसीआर में बहुत से लोग सड़कों पर अपना संविधान क्यों चलाना चाहते हैं? और अब कचहरी में दिल्ली वालों को इस बिहेव की फाइल खोलते हैं। साल 1981 में एक फिल्म आई थी, कालिया। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है,
जहां हम खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। फिल्म में यह डायलॉग हीरो ने बोला था, लेकिन दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर उतरिए तो लगेगा कि उस डायलॉग को बहुत से लोगों ने अपनी ड्राइविंग फिलॉसफी बना लिया है। यहां लोग सिर्फ लाइन शुरू नहीं करते, लाइन तोड़ते भी हैं, लाइन बदलते भी हैं और जरूरत पड़ जाए तो लाइन के उल्टी तरफ भी चल पड़ते हैं। कुछ जगहों पर तो कई बार ऐसा लगता है कि दिल्ली ही क्या, एनसीआर के दूसरे शहरों में भी सड़क पर ट्रैफिक के नियम नहीं, हर आदमी का अपना संविधान चलता है। किसी के लिए रेड लाइट सिर्फ एक मजबूरी मात्र है, किसी के लिए वन वे सिर्फ एक बोर्ड है और किसी के लिए रॉन्ग साइड सबसे सही रास्ता है। मतलब उनके लिए रॉन्ग ही राइट है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को सिर्फ समझाना नहीं बल्कि कार्रवाई करके बताना पड़ा है। अब आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दिल्ली पुलिस ने इस साल के पहले 6 महीनों में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर लगभग 3,42,000 चालान काटे हैं। और यही नहीं, इन 6 महीनों में 2033 एफआईआर भी दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल यानी 2025 में इसी अवधि में चालानों की संख्या लगभग 1,72,000 थी। यानी दिल्ली में गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में लगभग 98% की बढ़ोतरी हुई है। अब जरा सोचिए, चालान डबल हो गए और 2000 से ज्यादा तो ऐसे मामले हैं जहां पुलिस को सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि आपराधिक केस दर्ज करना पड़ा है। 2 दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने दिल्ली के ट्रैफिक पर एक मीटिंग ली थी, जिसमें पता चला कि उल्टी दिशा में गाड़ी चलाने के सबसे ज्यादा मामले पूर्वी दिल्ली से सामने आए, जबकि उसके बाद उत्तरी दिल्ली के लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते पकड़े। लेकिन रॉन्ग साइड अब छोटी मोटी गलती नहीं मानी जा रही, इसे सड़क पर दूसरों की जिंदगी के साथ सीधा खिलवाड़ माना जा रहा है। लेकिन सवाल है, इतनी बड़ी कार्रवाई की नौबत आई ही क्यों? इसका जवाब एनडीटीवी इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में मिलता है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई अलग अलग हिस्सों में लोगों को रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने की आदत है। आपको दिल्ली के एक चौराहे से आप देख सकते हैं किस तरीके से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार लोग जो है वो रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे हैं। इसमें दोपहिया वाहन चालक या फिर ई रिक्शा, कई बार तो कार चालक भी रॉन्ग साइड से आते जाते दिखाई दे देते हैं। ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर रोज ही ये समस्या देखने को मिलती है। कुछ मिनट बचाने के लिए लोग अपनी और दूसरों की जो जान है वो जोखिम में डालने को तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों के भरे हुए वैन भी यहाँ पर लगातार गलत रास्तों पर चलती नजर आ रही है। तो लगातार इसी तरीके से ट्रैफिक के जो नियम है उसका लोग उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। आपने देखा, कहीं बाइक वाला उल्टी दिशा में निकल रहा है, कहीं कार वाला पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने से ही प्रकट हो जा रहा है, यानी कि सामने से आ रहा है। और सबसे मजेदार बात, चेहरे पर ना शर्म है, ना झिझक है, ना कुछ है, बल्कि ऐसा भाव कि गलती सामने वाला कर रहा है। सबके पास रॉन्ग साइड चलने की अपनी अपनी दलीलें हैं। रॉन्ग साइड अरे तो चलना पड़ता है जब थोड़ा करीब में होता है तो। अच्छा, कहाँ करीब जा रहे हैं? भाई यही आगे थोड़ा सा आप फॉलो भी तो करके जा सकते हैं ना। आपको पता है कितने एक्सीडेंट्स होते हैं? हाँ ये बात आपकी सही है। आप रॉन्ग साइड चल रहे हैं। जी जी हम रॉन्ग साइड है, गलत है, मस्जिद में जाना है। पर इतने छोटे डिस्टेंस के लिए आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, आपको पता है कितने एक्सीडेंट्स होते हैं? बिल्कुल चालान भी कटता है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, पर मुझे मस्जिद में जाना नमाज के लिए। ये सब हो रहा है क्यों? पता है, ऐसा ज्यादातर होता है ट्रैफिक जाम से बचने के लिए या थोड़ा सा पेट्रोल या डीजल बचा लेने के लिए। लेकिन ऐसे लोग नहीं समझते कि सड़क में आपके उल्टी दिशा में आने से हादसे के खतरे बढ़ जाते हैं। आपका क्या कहना है, आप क्यों रॉन्ग साइड आ रहे थे? नहीं, मैं तो सीधा आया हूँ जी, तो ऊपर से निकली है, सब रॉन्ग साइड चलते तो हम भी चल रहे हैं। गाँव ये सभापुर। रॉन्ग साइड क्यों ले रहे हैं? हादसे का खतरा है ना इधर से। खतरा होता है सर, यहीं जाना, आगे से इन्होंने कट दिया ही नहीं। अच्छा हाँ। भैया आप लोग क्यों इधर से जाते हो? ये रॉन्ग साइड नहीं है, दुर्घटना हो सकती है। हेलमेट भी नहीं लगा रखा आपने। जा रहे सर। ये देखिए, बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि हेलमेट हाथों में टांगे हुए हैं। उस साइड से भी देखिए, उस साइड में भी रॉन्ग साइड देखिए, उधर भी। अगर आप सचिन दिखाओ, ये देखो, दोनों ही तरफ, यानी सभापुर गांव के दोनों तरफ रॉन्ग साइड से देखिए लोग जो है वो आ रहे हैं। लेकिन चालान कटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जान का वो है मेन मकसद, जान नहीं जानी चाहिए बस। जब भी हेलमेट लगा के हम सब चीज़ से, चाहे जितना कट जाए। हाँ, चालान जितना कट जाए उसको वो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जान नहीं जानी चाहिए। असल में दिल्ली में रॉन्ग साइड चलना अब मजबूरी कम, मेंटलिटी ज्यादा बन चुका है। हर कोई समय बचाना चाहता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि जो 2 मिनट हम बचा रहे हैं वही 2 मिनट किसी और की जिंदगी छीन सकते हैं। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में हर साल 5,657, हर महीने 471 और हर दिन 16 सड़क हादसे होते हैं। दिल्ली में हर साल 1500 से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। तो जरा कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, सामने से अचानक
एक बाइक या कार रॉन्ग साइड से आपके सामने आए, आपके पास बचने का समय ही ना हो, 1 सेकेंड और सब कुछ। ऐसे ही हादसे रोज होते हैं और हर हादसे के बाद एक ही लाइन सुनाई देती है, गलत दिशा से कोई गाड़ी या कोई बाइक आ रही है। तो दरअसल दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या सड़कें नहीं है, सोच है। हम कतार में नहीं लगना चाहते, हम इंतजार नहीं करना चाहते, हम यू टर्न नहीं लेना चाहते, लेकिन जब जाम लगता है तो कहते हैं दिल्ली का ट्रैफिक बहुत खराब है। तो सवाल यह है कि ट्रैफिक खराब कौन करता है, सड़क या सड़क पर चलने वाला इंसान? ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि रॉन्ग साइड चलने वाला व्यक्ति सिर्फ नियम नहीं तोड़ता, बल्कि वो पूरे ट्रैफिक सिस्टम का गणित बिगाड़ देता है, क्योंकि एक आदमी उल्टी दिशा में चलता है तो 5 लोग उसके पीछे लग जाते हैं, फिर 10, फिर 20 और देखते ही देखते पूरा रास्ता उल्टा ही चलने लगता है। दिल्ली पुलिस अब कैमरों से निगरानी कर रही है, चालान काट रही है, FIR दर्ज कर रही है, लेकिन क्या सिर्फ पुलिस से समस्या खत्म हो जाएगी? क्या हर चौराहे पर एक पुलिसकर्मी खड़ा किया जा सकता है? हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या हर गली में कैमरा लगाया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि ट्रैफिक का पहला पुलिस वाला गाड़ी चलाने वाला स्वयं होता है, उसका अपना विवेक। और एक बात, जो लोग कहते हैं बस 2 मिनट बचाने के लिए रॉन्ग साइड चलाते, उन्हें शायद ये समझना चाहिए सड़क पर हादसे घंटों में नहीं सेकंडों में हो जाते हैं। मौत समय देखकर नहीं आती। 2 मिनट वाला मामला आज करीब 3.5 लाख चालान हुए हैं, 2000 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है, लेकिन अगर इसके बाद भी लोग नहीं सुधरे तो इसका मतलब होगा समस्या कानून की नहीं, या कानून में नहीं, अपनी मानसिकता की। इसलिए कालिया फिल्म का डायलॉग थोड़ा बदलाव के साथ कहना यहां जरूरी है। हम जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू नहीं होनी चाहिए, बल्कि जहां लाइन बनी है वहीं खड़े होना सीखना चाहिए। सीखने में क्या बुराई है, क्योंकि सभ्य समाज की पहचान लाइन तोड़ने से नहीं, लाइन का सम्मान करने से हुई है। और सड़क पर रॉन्ग कभी राइट नहीं हो सकता। चलिए, कचहरी में ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, आपने वो वीडियो देखे होंगे जिसमें ई रिक्शा चलते चलते अचानक ही बंद होने लगते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले तो ये मजाक लगा हमें भी, लेकिन बाद में पता चला कि ये सुरक्षा में सेंध का गंभीर मामला था। सड़क पर चलते ई रिक्शा को मात्र एक टैप से कबाड़ बना देने वाले चीनी ऐप्स पर आखिरकार सरकार ने बड़ा हंटर चला दिया है। और एनडीटीवी की ऑन स्पॉट पड़ताल और ग्राउंड रिपोर्ट का एक बड़ा असर भी हुआ है। ई रिक्शा चालकों के लिए काल बन चुके 2 चीनी ऐप्स, BAT, BMS और इपोक्ली आयोन, सरकार के आदेश के बाद गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दे दिया गया है। तो दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस की बाढ़ सी आ गई थी, जहां कुछ शरारती तत्व ब्लूटूथ के जरिए चलती हुई गाड़ियों की बैटरी को रिमोटली लॉक कर देते थे। एनडीटीवी ने पड़ताल की, रियलिटी चेक किया तो देखा कि कैसे गरीब ड्राइवर बीच सड़क पर रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, उसी से वो कमाते थे, अपने परिवार का पालन करते थे, लेकिन वो तो अचानक बंद हो जाते थे। सवारियों को उतार रहे थे और गाड़ियों को धक्का लगाने पर वो मजबूत थे। एक स्मार्टफोन, एक सिंगल टैप और सड़क पर सरपट दौड़ता एक ई रिक्शा अचानक कबाड़ के डिब्बे में तब्दील हो जाता है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकता है, लेकिन इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ऐसी ही तस्वीर दिखी। कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ऐप वायरल हुआ था, BAT BMS। दावा था कि इस ऐप के जरिए कोई भी शरारती तत्व राह चलते किसी भी ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर उसे रिमोटली बंद कर सकता है। एनडीटीवी इसकी पड़ताल करने निकल पड़ा। एनडीटीवी की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम भी एक बैटरी रिक्शा पर सवार हैं और आज हम यहां पर देखेंगे कि क्या सच में जो BMS जो चाइनीज कंपनी की बैटरी मैनेजमेंट ऐप है, क्या उससे सच में एक बैटरी रिक्शा को सिर्फ कुछ चंद सेकंड्स में रोक सकते हैं।
अभी अब हम आपको फिलहाल दिखाएंगे कि हमने अपने जो फ़ोन है उसमें इस ऐप को खोल लिया है और जो ब्लूटूथ है उससे कनेक्ट कर लिया है इस ई रिक्शा को। आप देख सकते हैं कि इसका जो पूरा कंट्रोल है वो आपको दिखेगा स्क्रीन पर। ये हम अपने स्मार्टफोन पर देख पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, अब हम इसे स्विच ऑफ करने की कोशिश करेंगे, इस बैटरी रिक्शा को स्विच ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम आपको दिखा दें कि हम जब स्विच ऑफ करने के लिए जा रहे हैं तो आप एक नया फीचर इसमें अब आता हुआ देखेंगे कि जहां पर ये पासवर्ड मांग रहे हैं। और ये हम आपको बता दें दर्शकों कि ये नया फीचर है। अगर यही चीज़ आपने कल या परसों की होती तो शायद आपको ये पॉपअप देखने को नहीं मिलता और आप डायरेक्टली जो है ई रिक्शा को बंद कर सकते थे एक टच से। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये जो पासवर्ड जो मांग रहा है वो आपके पास ये पासवर्ड मौजूद नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ जो ई रिक्शा चालक है सिर्फ वही ये पासवर्ड दे सकते हैं। और ये इस पूरे जो ऐप है उसमें एक अपग्रेड करने के बाद ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके की लोगों की चिंता थी उसके बाद जो ऐप है उसने एक जो है अपडेट यहाँ पर किया है। ये ऐप ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा का लिथियम आयन बैटरी में लगे BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में सेंध लगाते हैं और उसे ऑफ कर देते हैं। नतीजा, रिक्शा बीच सड़क पर चलती सवारी के साथ अचानक ठप हो जाता है। दादी, ये भी बैटरी मैनेजमेंट ऐप है लेकिन ये USA की कंपनी का ऐप है और हम आपको दिखाएं कि हम ब्लूटूथ से अब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस ऐप में जो है हम इसी ई रिक्शा को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए तो यहाँ पर भी वही हमें ब्लूटूथ दिख रहा है और अभी हमने इस ऐप के थ्रू इसे कनेक्ट कर लिया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अब इस ऐप से भी हम कोशिश करेंगे इस ई रिक्शा को बंद करने की। तो फिलहाल हम दिखाएं, इस तरीके का सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही जो है सिमिलर काइंड ऑफ सेटिंग मिलेगा। अब हम इसे इस ऐप के थ्रू स्विच ऑफ करने की कोशिश करेंगे और हम आपको दिखाएं कि अब हम इसे स्विच ऑफ करेंगे और देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे ये जो ई रिक्शा है वो अब बंद हो गई। हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तस्वीरें कि हमने यहाँ पर बंद किया और जो ये है ये ई रिक्शा वो अभी बंद हो चुकी है। शुरुआत हुई थी एक रील से, एक तथाकथित डिजिटल प्रैंक या मजाक से, लेकिन देखते ही देखते इस मजाक ने देश के सबसे तेजी से बढ़ते ईवी इकोसिस्टम की सुरक्षा पर एक बड़ा और गंभीर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और बात सिर्फ मजाक तक नहीं रुकी है, अब तो इसे दोबारा चालू करने के एवज में गरीब ड्राइवरों से सरेराह पैसे तक वसूले जा रहे हैं। अभी तो पता नहीं ऐसे कितने ऐप आएंगे जो बंदे सारे ड्राइवर जितने हैं सारे परेशान होंगे और ये सब चलता रहेगा ऐसे। अब ये नहीं पता कब तक चलेगा। ब्रेक सा जैसे एक ब्रेक ले लेता है तो अचानक कभी मान लो रास्ते में कोई ऐसे ब्रेक ले लिया और अचानक बंद हो गया तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। कुछ यात्री भी उस पर डैमेज हो सकते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी? वो किसको बताए, मतलब कहाँ जाए, किसको जानकारी दे कि ऐसा हो रहा है और किस तरह इसका सोल्यूशन निकलेगा। NDTV का ये रियलिटी चेक साफ करता है कि तकनीकी खामी किसी एक ऐप की नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम की है। बैटरी कंपनियों ने ये ऐप इसलिए बनाए थे ताकि ड्राइवर्स खुद अपनी बैटरी की सेहत, वोल्टेज और चार्जिंग को मॉनिटर कर सकें। लेकिन इन ऐप्स को बिना किसी सुरक्षा घेरे के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल दिया गया। 2 दिन पहले से जो है ना हमारे पास में रात को 3-4 गाड़ियां बंद हुई थी, तो हमने जो है वो हमारे पास आए तो हमें यूँ लगा कि टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई बैटरी में एरर आ गया होगा, तो हमने वो ऑन कर दी। उसके बाद में जब नेक्स्ट डे जब हम लोग आए हैं तो मैं तो थोड़ा सा लेट आया था, उससे पहले हमारे जो स्टाफ थे, तो जब उनका फ़ोन आया कि गाड़ियाँ कम से कम भी नहीं तो 40-50 गाड़ियाँ, मतलब 10 गाड़ी 5 गाड़ी हमारे पास में आती थी। एक गाड़ी को हम लोग ऑन करते थे, उससे पहले पता चल रहा कि 2 बंदे और धक्का मार के आ रहे हैं। सोचिए एक दिन में ई रिक्शा वाले कितना कमाते होंगे? 200, 500, बहुत हुआ तो 1000। लेकिन जब प्रैंक से गाड़ी बंद हो जाए, वो कबाड़ बन जाए तो उन पर क्या बीतेगी? ये उनकी रोजी रोटी पर सीधा प्रहार है, रोज का कमाना और रोज का खाना। ऐसे में अगर बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी हो जाए तो पूरे दिन की दिहाड़ी मारी जाती है। परसों हमारे साथ ऐसे हुआ था, गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, हम धक्का मार के बड़ी मुश्किल से इन भैया डीलर के पास लेके आए हैं, तो उन डीलर ने फोन से हमारी गाड़ी सही करी दी। साइबर एक्सपर्ट आगाह कर रहे हैं कि आज ये सिर्फ एक छोटा ई रिक्शा है,
कल को ये बड़ी इलेक्ट्रिक कारों या कमर्शियल व्हीकल्स के साथ भी हो सकता है। जैसे जैसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। सरकार ने एक्शन लिया है, लेकिन आगे सिस्टम फुल प्रूफ होगा, क्या ये सुनिश्चित किया जा सकेगा? यहाँ भले ही एक ऐप ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, लेकिन सवाल सिर्फ एक ऐप का नहीं है। एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि ऐसे तमाम ऐप अभी भी प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। इसीलिए जब भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और ज़्यादा पुश दे रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में उतनी सुरक्षा है या नहीं। कैमरा पर्सन अशोक माले के साथ इशिका वर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कचहरी में अब बात आमिर खान की। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट 61 साल की उम्र में तीसरी बार दुल्हा बनने जा रहे हैं। सही सुन रहे हैं आप। खुद आमिर खान ने ही अब इस खबर पर मुहर लगा दी है कि वो गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से 5 जुलाई को शादी करने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आमिर खान ने यह घोषणा अपने सबसे जो उनके बेटे हैं 33 साल के जुनैद खान, उनकी मौजूदगी में की है। 61 साल के मिस्टर परफेक्शनिस्ट फिर से बनेंगे दूल्हा। प्यार और शादी की कोई उम्र नहीं होती। 5 जुलाई को आप ये देख भी लेंगे जब 61 साल के आमिर तीसरी बार शादी करने जा रहे हैं। वो अपने से 14 साल छोटी गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। हालांकि ये खबर पहले ही सिनेमा के गलियारों में वायरल हो चुकी थी, लेकिन अब आमिर ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। मुंबई में राजकुमार हिरानी की फिल्म प्रीतम एंड पेड्रो के प्रीमियर पर बड़े बेटे जुनैद के साथ पहुंचे आमिर गौरी के साथ शादी पर कुछ कहने से पहले थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन बाद में खुलकर बात की। कहा, हमारी खुशहाल जिंदगी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हाँ, मेरी शादी हो रही है 5 जुलाई को और बहुत ही छोटी शादी है, घर पे ही कर रहे हैं। 5 को बहुत ही खास दिन है हमारे लिए और बस दोनों फैमिलीज हैं, कुछ खास दोस्त हैं, छोटा सा घर पे ही कर रहे हैं हम लोग और सबकी दुआएं चाहेंगे हम सबकी। सब लोग आप लोग हम ब्लेसिंग्स दें, प्रार्थना करें कि हम खुश रहें और अच्छा सफर रहे हमारा। आमिर ने अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी को मीडिया से मिलवाया था, जिसके बाद दोनों अमूमन हर इवेंट में साथ साथ नजर आए। बेंगलुरु की रहने वाली गौरी स्प्रेट सलून एंटरप्रेन्योर और फैशन प्रोफेशनल हैं। आमिर की ही तरह गौरी भी पहले शादीशुदा रही हैं और उनका एक 8 साल का बेटा भी है। दोनों एक दूसरे को 25 साल से जानते थे, अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और अब ये रिश्ता शादी में बदलने जा रहा है। आमिर अपने घर पर ही एक प्राइवेट सेरेमनी में कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में गौरी के साथ ये शादी करेंगे। आमिर की पहली शादी रीना दत्ता के साथ साल 1986 में हुई थी। महज 21 साल के आमिर खान ने तब रीना से गुपचुप तरीके से शादी की, लेकिन 16 साल साथ रहने के बाद साल 2002 में दोनों अलग हो गए। दोनों के 2 बच्चे जुनैद खान और ईरा खान हैं। वहीं रीना से तलाक के बाद लगान के सेट पर आमिर की मुलाकात किरण राव से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर साल 2005 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि ये शादी भी नहीं टिकी और साल 2021 में दोनों अलग हो गए। दोनों का एक बेटा है आजाद। अब 2026 में आमिर गौरी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हैं। अब आमिर की भले ही ये तीसरी शादी हो, लेकिन अपनी पहली दोनों बीवियों के साथ उनका रिश्ता हमेशा सुर्खियां बटोरता रहा। रीना और किरण दोनों आज भी परिवार की तरह आमिर के साथ उनकी खुशी और दुख में खड़ी नजर आती हैं। आमिर रीना की बेटी की शादी में किरण मेहमान नहीं बल्कि परिवार के सदस्य बनकर ही हिस्सा बनी, हर वक्त उनके साथ दिखी। वहीं हाल ही में इस तस्वीर ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। एक गाड़ी में जब आमिर अपनी तीनों लव लाइफ के साथ दिखे, यानी रीना, किरण और गौरी, तीनों को एक दूसरे से बातें करते मुस्कुराते यह तस्वीर आग की तरह फैली। सबको हैरानी हुई कि कैसे ये मुमकिन हुआ। वजह आमिर खान ही हैं, जिन्होंने हर रिश्ते को आज तक बखूबी निभाया।